अब हम देखते हैं ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो सात फेरों वाली सीरीज़ किताब जो लॉन्च की गई है, उसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको हम लोग सीरीज़ क्रम से देखेंगे। ये मेरे विचार से 24 या 25 एपिसोड इनके द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें ऑल ओवर जो हमारी जीके है, जीके जीएस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाती है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी इसमें के अंदर कवर किए गए हैं। तो अब हम ये सात फेरों वाली सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका एपिसोड 1 है, एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 शुरुआत में ये इसका क्या है कि ये जो सभी टॉपिक्स को रैंडमली मिक्स करके कभी कुछ कभी कुछ, कभी सिंधु सभ्यता तो कभी जीके, जीके में क्या हिस्ट्री तो कभी ज्योग्राफी तो कभी पॉलिटी तो कभी विज्ञान में जीव विज्ञान, मतलब कभी भी कुछ भी इसमें रैंडमली मिक्स किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है जो कि मेरे विचार से हमें सभी जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। तो अब हम इसमें आज शुरू कर रहे हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते हैं जो इसके अंदर है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। अब इसका जो कालक्रम है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो C14 रेडियो कार्बन डेटिंग जो प्रणाली होती है, उसके तहत हम जो इसका जो समयांतराल मानते हैं, कालक्रम जो मानते हैं, वो कितना मानते हैं? इसमें 2300 से और 1950 बीसी के मध्य, 2300 बीसी से 1950 बीसी के मध्य इसका कालक्रम माना गया है। इस सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? जो सबसे पहले प्राप्त हुआ वो हड़प्पा था, जिसकी खोज कितने सन में हुई? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला जो शहर हमारा प्राप्त हुआ था वो हुआ था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा ऐसे, फिर उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मोहनजोदड़ो वहीं उसी सिंधु नदी के किनारे, पहले हड़प्पा और फिर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ये प्राप्त हुआ था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो मोहनजोदड़ो ही है, सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई थी 1921 में हुई हड़प्पा की, और 1922 में हुई मोहनजोदड़ो की। किसने की? सबसे पहले आए राम, यानी कि दयाराम ने करी हड़प्पा की। अब राम का होगा दास, तो राखल दास। तो दयाराम के बाद में कौन आए? दास, यानी राखल दास। इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला हमारा आ जाता है कालीबंगा, जो कि वर्तमान राजस्थान में पड़ता है। हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा मोहनजोदड़ो सबसे पहले हमें शहर प्राप्त हुआ हड़प्पा 1921 में, फिर हमें प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो, फिर चहुंदड़ो, फिर इसी प्रकार से और अन्य शहर प्राप्त होते चले गए। तो कालीबंगा की जो लोकेशन है वो आज के राजस्थान में है। आज के राजस्थान में है कालीबंगा की लोकेशन। तो यहाँ से हम सभी की लोकेशन आराम से देख सकते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील में कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा? कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? आखिर इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? काली का मतलब होता है काली और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखो, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ एक जुते हुए खेत में एक मतलब ताजी बनी बनी ईंट पड़ी थी। तो एक बिल्ली जो है, बिल्ली दौड़ रही थी और कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। और क्योंकि राजस्थान में है तो ऊंट भी वहां से गुजर रहे थे। तो अब इसी से हम याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, अगर पूछा जाए कि ईंट पर बिल्ली के निशान कहाँ मिले हैं, पंजे के निशान, तो कालीबंगा में मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य,
भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने। अब कालीबंगा, अमलानंद, भाई किसी के ऊपर अगर अमल पड़ जाएगा तो वो कैसा पड़ जाए, हो जाएगा कालो। तो अमलानंद ने इसकी खोज की थी कब? 1900, यानी कि इनकी जो खोज हुई है ना वो 1947 के बाद हुई है। 1947 के बाद। भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज तो हो गई 1947 से पहले। बाद बाकी जितने भी भारत में स्थल हैं उनकी सबकी खोज 1947 के बाद हुई है। अगला है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। धोलावीरा पड़ता है, ये जो एरिया है गुजरात वाला, यहाँ धोलावीरा पड़ता है। यहाँ लोथल और रंगपुर पड़ते हैं। यहाँ सुरकोटडा पड़ता है, यहाँ सुरकोटडा यहाँ। तो ये है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा की जो सबसे खास बात है, धोलावीरा की सबसे खास बात है कि और शहर दो पार्टों में डिवाइड होता था। ये ऊंचा टीला और इसके नीचे इस प्रकार से नीचे टीले, ये नीचे इनके मजदूरों के घर बने हुए होते थे। इसमें सरदार रहते थे और इसमें मजदूर रहते थे। अब इसमें धोलावीरा में क्या था? धोलावीरा में ऐसा है कि धोलावीरा में एक ये ऊपर तो बना ही हुआ है, एक बीच में मीडियम पार्ट और बना हुआ था इस प्रकार से, और फिर उसके नीचे एक जहाँ मजदूर वगैरह रहते थे। तो इसमें हो गए राजाओं के लिए, इसमें हो गए राजाओं के सैनिकों के लिए, और इसमें हो गए मजदूरों के लिए। तो धोलावीरा की खासियत है कि ये 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ था, तो 3 स्तरों में विभाजित था। पहला था दुर्ग, ये महल। अगला था मध्यम नगर, जिसमें नगर यानी सेनापति और वो लोग रहते थे नगर वाले। और अगला था निचला नगर, जिसमें मजदूर वगैरह रहते थे। धोलावीरा में जल संरक्षण का, जल संरक्षण जो बांध के जो साक्ष्य मिले हैं ना, बांध के साक्ष्य, धोलावीरा में जो जल का जो मैनेजमेंट था वो सबसे उच्चतम क्वालिटी का मिला है धोलावीरा में। यानी कि जो बांध वगैरह हैं वो वहाँ पे बांध वगैरह के साक्ष्य धोलावीरा में मिले हैं। नदी को रोक के जो बांध बनाया जाता है इस प्रकार से, उसके भी साक्ष्य धोलावीरा में मिले हैं। अगला है लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। गुजरात का ये जो नीचे वाला एरिया है ये यहाँ पे लोथल है। लोथल यहाँ समुद्र है, इधर साइड में समुद्र, तो ये बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भोगवा नदी इधर से आती है और ये यहाँ पे समुद्र में गिर जाती है। भोगवा नदी भोगवा नदी के किनारे है ये समुद्र में गिर जाती है। यहाँ से मन के बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मन के बनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और हमारे जो है मन के बनाने की जो फैक्ट्री है, मन के बनाने की फैक्ट्री हमें चहुंदड़ों से प्राप्त हुई है, चहुंदड़ों से। और मन के साक्ष्य, भाई यहाँ से लोग, ये बंदरगाह था तो यहाँ से लोगों का आना जाना था, यहाँ से लोग अपना व्यापार करते थे लोथल से ही हमारी जो चीज़ें थी वो मेसोपोटामिया में जाती थी, मिस्र में। तो जो यहाँ मन के बने यहाँ पे चहुंदड़ों से मन के बन के आए लोथल, तो लोथल में हमें मन के बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब उन लोगों ने भी पूछा होगा भाई तुम कैसे बनाते हो, तो ये भी बनाने लगे होंगे इस प्रकार से। अब आ जाते हैं हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, भाई भारतीय संविधान में क्या मूल कर्तव्य का उल्लेख था? नहीं, ये बाद में जोड़े गए हैं। बाद में कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कौन से भाग में जोड़ा गया है? 4A में। कितने मूल कर्तव्य थे? कितने? शुरू में कितने मूल कर्तव्य थे हमारे? शुरू में 10 थे। अब कितने हैं? 11। लास्ट में कौन सा जुड़ा है? शिक्षा पाने का मूल कर्तव्य, शिक्षा देने का मूल कर्तव्य अपने जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनको अनिवार्य शिक्षा देने का माता पिता का कर्तव्य होगा। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य 82वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो हमारे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भाई हम जब वो ट्रिक देखते हैं कि जब कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है, तो हम देखते हैं सोवियत संघ, जो आज का रूस है, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो किस देश से मूल कर्तव्य लिए गए हैं? रूस से। अब देख लेते हैं एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट हमारे हिस्ट्री में बहुत आती है कि एनी बेसेंट कौन थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी हमारी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता संभाली थी वो थी एनी बेसेंट। इनका मूल नाम क्या था? अब इन्होंने जो पत्रिका संपादित की थी उस पत्रिका का क्या नाम था? उस पत्रिका का नाम था कॉमन व्हील, मतलब कोई भी कॉमन उस पर जा सकता भाई। एनी, एनी मतलब कोई भी आदमी कॉमन जा सकता उस पर, कोई भी कॉमन आदमी जा सकता उस पर व्हील पे। तो व्हील इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग, भाई सबको पता है होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। अब हमारी आ जाती है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने अध्यक्षता कहाँ संभाली? इन्होंने संभाली कानपुर में। भाई एनी बेसेंट ने कहाँ करी? कलकत्ता में। और जो सरोजिनी नायडू हैं उन्होंने कहाँ संभाली? कानपुर में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। भाई 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। इनका जन्म दिवस है 13 फरवरी को और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं प्रमुख अनुच्छेदों को। प्रमुख अनुच्छेद में जैसे अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान का भाग 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित करता है, बल्कि 51 के तक वर्णित करता है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 के में आते हैं, इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। और अनुच्छेद देख लेते हैं 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब देख लेते हैं रक्त ब्लड। भाई ब्लड की खोज या रक्त समूह की खोज, सबसे पहले रक्त समूह की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी थी। रक्त समूह के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ए बी और ओ। इन 4 रक्त समूहों की खोज हैं बहुत सारे, लेकिन ये 4 मूल रक्त समूह हैं। 4 मूल रक्त समूहों की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो सर्वदाता कौन है? ओ। मतलब ये जीरो टाइप का बन रहा है। जीरो टाइप मतलब भैया जीरो है, यू किसी से लेगा नहीं, यू सबको देगा। ये शून्य है, ये लेने के मामले में शून्य है, देने के मामले में अग्रणी है। सर्वग्राही कौन सा है? जो सबसे ले सकता है, मतलब वो ए को भी ले सकता है और वो बी को भी ले सकता है, तो वो है ए बी। तो सर्वदाता है ओ, सर्वग्राही है ए बी। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक, मतलब लाइव दिख रही है, लाइफ मतलब जीवित। तो ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब हमारा जो रक्त है वो धमनी से बहेगा, कौन सा रक्त सिरा से बहेगा, हृदय में हमारे में कितनी धमनी है, कितनी सिरा हैं। तो इस पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो तंत्र है, सिस्टम जो है, इसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। इस रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने करी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का जो दाना होता है, मटर के दाने पे आनुवंशिकता की मतलब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल से मटर के दाने पे इसने सबसे पहले करी थी खोज। तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और एक आदमी में 5 से 6 लीटर, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है। पीएच पैमाने की खोज किसने करी थी? पीएच पैमाने की खोज करी थी सोरेनसन ने। देखो भाई, जिसमें तुम पीएच का मतलब यह है कि अगर एसिड वगैरह तुम देखोगे, एसिड की और क्षार की और न्यूट्रल की पहचान कहाँ से होती है? ये सब पीएच पैमाने से होती है। मतलब सारे ने पहचान देखो कौन? पीएच। तो सोरेनसन मतलब पीएच की खोज किसने करी थी? सोरेनसन ने। सत्यमेव जयते के बारे में देख लेते हैं। ये भारत का आदर्श वाक्य है जो कि भारत के सभी न्यायालयों में लिखा आपको देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को कहाँ से लिया गया है?
मुंडको उपनिषद से। इस शब्द का अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। चार आश्रम, चार आश्रम हमारे किस उसमें लिए गए हैं उपनिषद में? ये लिए गए हैं जाबालो उपनिषद, या इसे नाबालो उपनिषद भी पढ़ सकते हैं। वैसे जाबालो उपनिषद ही पढ़ा जाता है, नाबालो उपनिषद। चार वर्ण कौन कौन से हैं? चार वर्ण हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में देखने को मिलता है? 10वें। सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। चार धाम, चार धाम कौन कौन से हैं हमारे भाई? यूँ कहते हैं ना, चार धाम की यात्रा करिया। तो चार धाम है हमारे बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे पड़ेगा बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका पड़ेगा यहाँ पे गुजरात में, पुरी पड़ेगी उड़ीसा में यहाँ पे उड़ीसा में, और रामेश्वरम पड़ेगा यहाँ पे। अगर इनको इस प्रकार से मिलाया जाए तो ये चतुर्भुज की आकृति में मिलते हैं जाके। तो ये चार धाम इस प्रकार से हमारे हैं, बद्रीनाथ, द्वारका और ये आपका रामेश्वरम और पुरी। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी, इस प्रकार से हमारे चारों धाम हैं ये। अब देख लेते हैं प्रमुख ग्रंथियाँ। हमारे जो शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर यानी यकृत। दूसरी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स। वैसे निकलते इससे जो है और भी हार्मोन्स है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन मेन हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शुगर यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि इससे और भी प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। इससे एक जो हार्मोन निकलता है वो ट्रायलिन हार्मोन वगैरह भी होता है। इस ग्रंथि को के रस को पूर्ण-पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसका से जो हार्मोन और जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तीनों को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसे पूर्ण-पाचक रस कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि को से निकलने वाले रस को। अगली है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में क्या है? थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है आगे समझेंगे। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। देखो, थायराइड ग्रंथि जो होती है, जैसे जिस किसी महिला या पुरुष में थायराइड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये होता किस कारण की वजह से है? आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, और इसका आकार बढ़ता है तो मनुष्य आदमी का खुद का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हासी माता रोग इसी ग्रंथि की वजह से होता है। तो आयोडीन खाना भी जरूरी है, नमक खाना भी जरूरी है, नहीं तो नमक की आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है और इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, और हमें जो है आयोडीन कमी से घेंगा नामक रोग भी हमें हो जाता है। अगली है हमारी पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क के पिछले वाले भाग में पाई जाती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वोसोप्रेसिन आदि हार्मोन्स भी निकलते हैं। अगली ग्रंथि है हमारी वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि जो होती है वो मेल्स में पाई जाती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वृषण ग्रंथि से। अगली हमारी है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो और भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। लड़ो और भागो, एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो और भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इस अंतःस्रावी ग्रंथि की जो खोज है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो ग्रंथि होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस ने की थी। वह अर्निस्ट स्टार्लिंग ने की थी। अर्निस्ट स्टार्लिंग और विलियम बेलिस ने की थी।
ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने के लिए रख सकते हैं इसे। अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में, अगला है हमारा वेदों में नदियों के नाम। जो वेदों में आज के टाइम पे जो हमारे नदियों के नाम है वो ना होकर कुछ और नाम दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। प्राचीन नाम क्या है, जैसे वितस्ता। वितस्ता किसका है? झेलम का। अस्किनी किसका है? चीनाब का। पुरुषणी किसका है, जिसके तट पर वो युद्ध लड़ा गया था? तो ये रावी नदी का है। शतुद्री किसका है? सतलज का है। सदानीरा किसका है? गंडक का है। तो वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, पुरुषणी रावी, शतुद्री सतलज और सदानीरा गंडक। और वेदों में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या, यानी कि न वध करने योग्य, जिसका वध न किया जा सकता हो। और ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को कहाँ हुई थी? नैरोबी, केन्या। केन्या एक अफ्रीकाई देश है, नैरोबी उसकी राजधानी है। तो केन्या के नैरोबी में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस इसी वजह से 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है पर्यावरण, ये जो कार्यक्रम है इसका? केन्या की राजधानी नैरोबी में। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है, इसका प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कहाँ किया गया था? स्वीडन ऊपर पड़ता है मैप में यहाँ। और पर्यावरण का कार्यक्रम किया गया था नैरोबी, केन्या। केन्या अफ्रीका में इधर साइड पड़ता है, इधर साइड बिल्कुल राइट कॉर्नर पे। तो ये किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊपर यहाँ बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और पर्यावरण कार्यक्रम हमारा नैरोबी, केन्या में की गई थी 1972 में। अब हम देख लेते हैं इनसे संबंधित देश और उनकी राजधानी की। जैसे स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा, मतलब तंजान लगा दो, दोदोमा आओ तुम, दोदोमा खड़ी हो, तंजान तो लगा दो, तंजानिया दोदोमा। और मोरक्को की राजधानी कौन सी है? रबात है। मोरक्को की राजधानी कौन सी है? रबात है। ये तो वैसे भी बिगड़ी बात सी लग रही है मोरक्को। और जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। भाई जर्नो मतलब बर्न, तो जर्मनी की बर्लिन राजधानी है। अब देख लेते हैं पुराने समय की कुछ पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो युद्ध लड़ा और उसकी जो नीतियां हैं वो मुद्रा राक्षस में दिखाई गई हैं। ये किसने लिखा है? ये विशाखा दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने। इंडिका मेगास्थनीज ने। मृच्छकट्टिकम ये शूद्रक ने। कादम्बरी बाणभट्ट ने। ये हर्षवर्धन के समय रहे हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन के समय पे रहे हैं बाणभट्ट, उनके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। तो कादम्बरी जिसमें हर्षवर्धन की प्रेम संबंधी कविताएं लिखी गई हैं, कादम्बरी में बाणभट्ट ने लिखी हैं। मेघदूतम किसकी ली है? कालिदास की। मेघदूतम किसकी है? कालिदास की। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। तो मेघदूतम किसकी है? कालिदास की। कादम्बरी बाणभट्ट की। मृच्छकट्टिकम शूद्रक की। इंडिका मेगास्थनीज की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की। अब देख लेते हैं महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और आदि प्रणेता माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, देखो 563 ऐसे लिखी जाती है, 63, तो ये 6 यानी गै से गौतम बुद्ध, तो 563 BC में इनका जो है जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? भाई देखो, उपदेश के बाद में इनका सार फैलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने जो सार, अपना उपदेश का सार बताया, वो कहाँ बताया? सारनाथ में। किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को। जबकि ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है ब्राह्मणों के खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने अपना पहला उपदेश सबसे पहले ब्राह्मणों को ही दिया था। यहाँ से पूरा चक्र का परिवर्तन हो गया, तो इसीलिए हम इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? तो बोध गया, जो आज के बिहार में है, वहाँ बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष
बोधि वृक्ष जिसे बोलते हैं, किसका वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, उसे ही बोधि वृक्ष बोलते हैं। उस पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो वो दिए हैं श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। और इन्हें महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जो डेथ मृत्यु थी वो सबसे मतलब कहाँ हुई? तो ये हुई है कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर में ट्रांजिस्टर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। कुशीनगर में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहाँ यूज़ होते हैं? जो हमारी आईसी चिप होती हैं फ़ोन वगैरह की, ट्रांजिस्टर उनमें यूज होते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के आदि प्रवर्तक, इनका जन्म हुआ था 540 में। अब देखो 4 महा ऐसी लिखी जाएगी, मैं च, तो ये हमारे हो जाएगी कौन सी? महावीर स्वामी की हो जाएगी 540। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर हैं ये। प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर हैं इनके ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी। जैन धर्म में कुल कितने प्रवर्तक हुए हैं? ये 24वें हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 24 ही तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 3 दर्शन हैं, कौन कौन है जैन धर्म के 3 दर्शन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक 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 दर्शन ज्ञान चरित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है और लॉर्ड अयप्पा यानी भगवान अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर जो गरुड़ जी हैं उनकी याद में विरूपाक्ष मंदिर वहाँ पे बनाया गया है। कारले का चैत्य मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कारले का चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। त्रिवेद में हमारे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको त्रिवेद बोला जाता है। चौथा वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे पहले त्रिवेद किसको बोला जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है जी। सबसे पहले आदमी इतरा करे तो ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के हैं भाई यज्ञ करने के लिए कम से कम 100 आदमी बैठे करे पहले, तो यजुर्वेद के हैं शतपथ ब्राह्मण। सामवेद मतलब गाने के लिए पंचायत बैठे करी तो पंचविश यानी कि पंचविश। और अथर्ववेद टोकटा उकटा करने को गोपनीय तरीके से करे जावे तो भैया गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, इसे जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। आप ऐसे याद करेंगे, देखो मध्य मतलब बीच चांद में खुजा मार रही खुजार, तो मध्य में प्रदेश में है चंदेल में है खजुराहो। मध्य प्रदेश के हैं चंदेल और चंदेल ने बनवाए खजुराहो, तो मध्य मतलब चांद के मध्य में खुजार मार रही खजुराहो। वहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर भी है, कंदरिया महादेव मंदिर भी वहीं है। अंबुबाची मेला जो अभी करंट में भी क्वेश्चन आया था, ये अंबुबाची मेला कहाँ है? असम में है। ये कहाँ मेला लगता है? ये कामाख्या माता देवी मंदिर के सामने ये अंबुबाची मेला लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ है भैया? ये माउंट आबू सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में राजस्थान में ये स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी जो है ये देवी को समर्पित है, जिनकी मीन मतलब मछली जैसी आंखें इस प्रकार से आंखें हैं, तो ये मदुरै में है। भाई तमिलनाडु के लोग मछली वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मीनाक्षी तमिलनाडु में है ये मीनाक्षी मंदिर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? देखो कुत्ता वगैरह क्या हूँ मैं, सब ये गुलाम ही तो हूँ मैं, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुत्ता क्या हुआ? गुलाम। इन्होंने अजमेर में कौन से उसकी बिल्डिंग की स्थापना करी थी भैया? अजमेर में रहे 2.5 दिन और 2.5 दिन में इनने एक झोंपड़ी बना पाए।
जो जो कहना कि इन्हें ताजमहल बना दिया और फलाना बना दिया, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। नई दिल्ली में भैया क्या बनवाई इन्होंने, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार अपने ही नाम पर धर के गए, ये कुतुब मीनार है, लेकिन ये पूर्ण नहीं करवा पाए इसे। पूर्ण इनकी जो बेटा है, जो इनकी लड़की को जो दामाद है इल्तुतमिश, उसने जो है ये पूर्ण करवाई। इनको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली हैं। लाख बख्श मतलब ये मतलब जैसे लाख पैसा वैसा बख्श देते होंगे, मलिक साहब बने पड़े, तो मलिक जी लाख बख्श इनके ही नाम है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, इस प्रकार से बुलंद दरवाजा बना हुआ है। जब अकबर जब गुजरात में विजय पाकर के आए थे, फतेहपुर सीकरी उनकी राजधानी थी, तो अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा मतलब वो उनका ये मानना था कि हमने गुजरात जो विदेश से आने वालों का जो दरवाज़ा है उस पे हमने फतेह हासिल कर ली है, बुलंदी हासिल कर ली है, तो उसकी याद में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पंचमहल भी वहीं है, और तुर्की सुल्ताना का मकबरा, तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। पंचमहल मतलब अकबर के पंचमहल, और तुर्की सुल्ताना का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल है ये, जो चार बाग शैली में स्थित है। मतलब इसमें आगे आगे आप ये देखोगे कि मतलब जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें बीच में इस प्रकार से 4 पिलर हैं आगे पीछे, और ये यहाँ पे बीच में टॉम्ब बनी हुई है, तो 4 बाग शैली पर ये आधारित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक का काल था? चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का, जहांगीर का। वास्तुकला का स्वर्णकाल किसका था? वास्तुकला, भाई वास्तुकला का सबसे बढ़िया निशाना है ताजमहल, और ताजमहल किसके शासनकाल में बना है? शाहजहां के में। चित्रकारी सबके किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुई है? जहांगीर के में, जहांगीर के में। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 सूक्त, और सूक्त कितने? 1028। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? सूर्य देव को। और भैया 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोमदेव को। 9वां मंडल सोमदेव को। 10वां मंडल क्या बात करता है? पुरुष सूक्त की। 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ किया गया है? पुरुष सूक्त में। अब देख लेते हैं G7 की। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में के अंत में की गई थी। वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7। G7 में सम्मिलित जो देश हैं उनको देख लेते हैं, इनकी ट्रिक देख लेते हैं पहले। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, तो G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड GF को जूस पिलाना। जी जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, और ये हो जाएगा इटली और कनाडा और इंग्लैंड। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, GF जूस, GF जूस, ये हो जाएंगे हमारे सभी देश। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गो इंजानिया अपुलिया यानी इटली में आयोजित किया गया था। इसका जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया है? इटली में, इटली में। भारतीय गवर्नर जनरल व वायसरॉय देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। 1856 के करीब जाके लॉर्ड कैनिंग बन गए थे 1857 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कौन से आयोग का गठन हुआ था? विधि आयोग, जिसके द्वारा 1861 में हमारे 3 कानून बने थे।
कौन कौन से? पुलिस कानून, आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कुछ समय बाद ही आ गया था। तो यहाँ पे हमारे 3 मुख्य कानून बने थे और उसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो कौन बनाए थे? लॉर्ड मैकाले। और यहीं से हमारी शिक्षा प्रणाली की भी शुरुआत मानी जाती है, शिक्षा प्रणाली की भी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी 1905 की लॉर्ड कर्जन के समय? भैया कर्जा लेके उन्होंने पूरे देश का विभाजन कर दिया, कर्जा लेके भाग गए, पूरे देश को बांट गए। तो जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं को क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्वदेशी मतलब अब हम सब लोग जो है स्वदेश की बनी हुई चीज़ जो है वो पहनेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी कलकत्ता में। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त का मतलब था जमींदारी व्यवस्था। मतलब 200-250 बीघे जमीन के ऊपर एक जमींदार बना दिया जाता था और उसके नीचे किसान रहते थे जिन्हें वो लगान पे दी जाती थी। ये किसने शुरू करी सबसे पहले? कार्नवालिस ने। किसने शुरू करी? कार्नवालिस ने आरंभ की गई थी। कार्नवालिस ने मतलब उसने जो वारिस थे उनको ख़त्म करके जमींदार को ही प्रधानपति बना दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें जो कर था वो उसकी परसेंटेज मतलब जो पहले जो कर लिया जाता था उससे बढ़ा करके 2 गुने से 3 गुने और ज़्यादा जो है उनकी रेट बढ़ा दी गई थी कर की रैयतवाड़ी व्यवस्था में। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? ये मैकेंजी द्वारा आरंभ की गई थी। महालवाड़ी किसके किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मैकेंजी। तो महालवाड़ी मतलब महाली गाड़ी, मैकेंजी मतलब मेरी मर्जी है मैं कहीं भी लेके जाऊँ महाली गाड़ी। तो रेतवाड़ी किसके द्वारा? मुनरो। रेतवाड़ी मतलब ऐसे ही याद कर लो इसे कि भाई रहंदवाड़ी मान जा भाई। तो रेतवाड़ी हेक्टर मुनरो के द्वारा शुरू करी गई थी, मालवाड़ी मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा के 10% का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिस्टमान ने दिया था। किसने दिया था? लिस्टमान ने। मतलब उन्होंने एक लिस्ट आधारित करके दी कि भाई ऊर्जा का प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, तो उन्होंने देखा 10% जो प्रवाह है ना ऊर्जा का वो एक ही दिशा में होता है। लिस्टमान ने लिस्ट बना के दी हमें। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इस घटना में हुआ क्या था? इस घटना में 22 पुलिसकर्मी थे जो एक थाने में बंद करके जिनमें आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या फैसला लिया? महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में जो असहयोग आंदोलन वो चला रहे थे उसको समाप्त कर दिया। तो कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया? चोरा चोरी घटना के बाद। शुरू कब किया गया था? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 9 अगस्त 1955 को कौन सी घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। 1925 को कौन सी घटना हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और हेक्टर मुनरो ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था हेक्टर मुनरो ने शुरू की थी, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना, जिसमें जो अंग्रेजी सेना थी और मीर कासिम जो था उसकी सेना थी, उनके बीच में लड़ा गया था। और सहायता किसने, जो उस समय पे जो लड़ने वाला जो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। और उधर से कौन था? मीर कासिम। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस इलाहाबाद की संधि के तहत जो ये मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी सरकार के द्वारा 65,000 रुपये पेंशन
₹65,000 पेंशन इनकी करार हुई कि भाई तुम हमें ₹65,000 पेंशन दिए जाओ और अपना जो है पूरे देश में कहीं भी अपना व्यापार किए जाओ। तो 1765 में इन्हें कुछ समय के लिए तो जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बाद में फिर एक पेंशन इन्हें दे दी गई कि तुम अपना जो है ये पेंशन इससे अपना खर्चा पानी चलाओ भाई, अब तुम राजा महाराजा अब नहीं हो, राजा महाराजा हम हैं। अब देख लेते हैं उसी समय की कुछ पुस्तकें और लेखक। जैसे गुलामगिरी, तो ज्योतिबा फूले भाई, ज्योतिबा फूले एक दलित समुदाय से थे। और पिछले ज़माने में हम देखें दलितों को लोग क्या बना कर रखते थे, ज़्यादातर वो उनको सोचते कि भाई ये हमारे गुलाम हैं। तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये पता ही है। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक भाई, गीता अगर तुम्हें पढ़नी है तो तिलक विलक लगा के ही पढ़ियो। सत्यार्थ प्रकाश किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्य कौन बोलेगा? जिसके अंदर दया होगी। तो सत्य प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की। मुद्रा राक्षस पहले भी देख चुके हैं, किसकी है? विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त। वैलेंटाइन्स रोल ने किसे भारतीय शांति का जनक कहा है? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक थे, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है, क्योंकि ये इन लोगों का ये मानना था कि जो लोगों को जो भड़काने का काम है वो बाल गंगाधर तिलक ही कर रहे हैं। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो कि कब आया? वर्ष 1928 में आया। और इसी समय पे एक और घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और इसी समय पे 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये 1931 को हुआ था। और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के तहत मध्य 1932 में एक समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना का समझौता कहते हैं, जिसमें हरिजनों को लेकर इन्होंने कुछ अपने प्रस्ताव दिए थे। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी को। अब हम देख लेते हैं विषाणु जनित रोग, वायरस से जो रोग होते हैं। जो पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। क्या? रचना हमें पानी दो, रचना हमें पानी दो। ठीक है जी, ये हमारे विषाणु से जनित रोग हैं। इन्हें कैसे याद रखेंगे? रचना हमें पानी दो। रचना ने पानी तो दिया, लेकिन विष मिला के दे दिया कि ले पानी ना, मैं तुझे विष दूंगी। तो ये विषाणु जनित रोग हैं। रचना हमें पानी दो, पानी ना, तुझे विष दूंगी। तो विषाणु जनित रोग ये हमारे हो जाएंगे। कौन कौन से भैया? रचना से अब हम ट्रिक में देख लेंगे। RA से रेबीज, चना से CHNA से ये हो जाएगा चेचक, हमें से हेपेटाइटिस, पा से पोलियो, 2 से डेंगू और इबोला। रचना हमें पानी दो, जरा, ये जरा इससे इबोला। रचना हमें पानी दो जरा। रचना ने क्या कही? पानी नहीं देंगे तुम्हें, पानी न देंगे तुम्हें, देंगे विष। तो ये विषाणु जनित रोग हो जाएंगे। रचना हमें पानी दो जरा, तो ये हमारे हो जाएंगे। RA से रेबीज, CH चना से चेचक, H से हेपेटाइटिस, M से हो जाएगा मजलिस और E से हो जाएगा इबोला। और मजलिस हो गया, मजिल्स, इबोला। और पानी से हो गया हमारा कौन सा भैया? पानी से हो गया हमारा पोलियो। और 2 से हो गया डेंगू। और जरा से हो गया जीका वायरस। और ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। जैसे रचना R से रेबीज, चे से चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू और इबोला। ये हमारे रोग हो जाएंगे विषाणु जनित रोग। और यहाँ पे ही कुछ जीवाणु जनित रोग हैं। जैसे हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग। ये हमारे जीवाणु जनित रोग हैं। तो ये हमारे जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे। हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग। कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं। जैसे बॉम्बे अधिवेशन हुआ था 1885 में, सबसे पहला। अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, VC बनर्जी ने। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में और ये अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने। यहीं से कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल में।
सूरत अधिवेशन से ही कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। और अगला है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसकी जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी ने करी थी। लखनऊ अधिवेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये 1916 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है ये करी थी मजूमदार ने। और 1915 में कौन आए थे वापस? गांधी जी। 1916 में किसकी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। तो लखनऊ अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म व नरम पंथ दोबारा से एक हो गए थे। मतलब 1907 में जो अलग अलग हुए थे गर्म और नरम, ये दोनों यहाँ आकर के एकजुट हो गए थे। महत्वपूर्ण ये अधिवेशन है हमारे। और इसमें जैसे ये मजूमदार है, इस मजूमदार चरण मजूमदार को हम ऐसे याद कर लेंगे कि देखो जब यहाँ 1907 में दोनों अलग अलग हुए, 1916 में दोनों एक हुए, मतलब गर्म दल और नरम दल। नरम दल ने गर्म दल के चरण पकड़ लिए अंबिका के सामने, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ अधिवेशन हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, चरण पकड़ लिए थे नरम दल ने गर्म दल के। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही शपथ लिए, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो जहाँ किसका मुख्यालय है? सबसे महत्वपूर्ण सार्क का, यानी दक्षेस का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन हैं? अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, उत्तर से और दक्षिण की तरफ देखें म्यांमार से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सीमा लगाने वाले राज्य हैं। म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये चार सीमा राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश उससे म्यांमार से सीमा बनाते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। जैसे टकलामाकन। टकलामाकन कहाँ है? चीन में। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया कहाँ है? जैसे पेंटागोनिया मतलब पेंट चलेगी नीचे को, तो अर्जेंट में ले आनी पड़ेगी, अर्जेंटीना। तो पेंटागोनिया, पेंट चली गई, अर्जेंट में ले आओ जी। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। और रब उल खाबी, रब उल खाबी कहाँ है? देखो इसको रब ढूंढने को लोग कहाँ जाए ज़्यादातर? सऊदी अरब। तो रब अरब सऊदी अरब। और कीजलकुम कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। कीजलकुम कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है जी, कीजलकुम उज्बेकिस्तान में। दस्ते कबीर ईरान में। दस्ते कबीर जैसे किसी के दस्त वस्त हो जाएंगे तो वो रन करके न जाएगा, दौड़ कर जाएगा, तो दस्ते कबीर ईरान में। और दस्ते लूट ईरान में, मतलब जैसे आदमी के दस्त वस्त हो जाएंगे तो वो रन करके जाएगा दौड़ कर, तो ईरान में। आटाकामा चिली में। भाई आटा कम पड़ गो तो थोड़ी सी चिल्ली मिला लो, तो आटाकामा चिली में। ग्रेट विक्टोरियन, भाई विक्टोरियन ज़्यादातर ये जो देखने को मिले हैं हमें कहाँ मिले हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, तो ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया। तनामी कहाँ है? यानी कि तनो खड़ो ट्रेलिया, तनामी तनो मत खड़ो है ट्रेलिया, तो तनामी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो तकलामाकन चाइना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, गोबी मंगोलिया, रब अरब, कीजलकुम उज्बेकिस्तान, दस्ते कबीर ईरान, दस्ते लूट ईरान, आटाकामा चिली, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, तनामी ऑस्ट्रेलिया। अब देख लेते पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ था। मतलब इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। ये जो UNFCCC है, ये संस्था है, प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है।
मतलब हर वर्ष करती है ये, प्रतिवर्ष। बैठक को COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। बैठक को क्या कहा जाता है? COP। तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो सारे पृथ्वी सम्मेलन हम एक बार उससे ट्रिक से देख लेंगे। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। और दूसरा कब हुआ था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब बनाए गए ये दोनों? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन फिर से दोबारा से दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दामन दीव एवं दादरा नगर हवेली बनाकर जोड़ दिया गया, तो फिर से 8 हो गई इनकी संख्या। यानी 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके फिर से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, फिर से उनकी संख्या 8 हो गई। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो भारत के यहाँ से गुजरती है मध्य से। यहाँ मिर्ज़ापुर, यहाँ पड़ता है इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वहाँ से गुजरती है एग्जैक्ट। तो नैनी से गुजरती है मिर्ज़ापुर से। यह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्यों से गुजरती है भैया? यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से ये गुजरती है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये जो रेखा है कहाँ से गुजरती है? यहाँ से। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ कानपुर के समीप है मिर्ज़ापुर नैनी, वहाँ से ये गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं हमारे। मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन परत संरक्षण के संबंध में 16 सितंबर, जो कि हमारा ओजोन दिवस होता है, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। तो 16 सितंबर 1987 को कौन सा सम्मेलन हुआ था? मॉनिट्रियल सम्मेलन, जिसमें हमारा विश्व ओजोन दिवस तब से मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो जल ज़्यादा है मतलब पहले आएगा, पृथ्वी कम है तो बाद में आएगी। जल और थल, तो 22 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है जी। अब हमारे आ जाता है GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, GI टैग। भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1919 आया। इसमें क्या है? यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध कोई चीज़ होती है उन्हें GI टैग दे दिया जाता है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। प्रथम दार्जिलिंग का असम में। शाही लीची, लीची कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? बिहार में। तो शाही लीची का टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची, ये तेज लीची है बहुत भाई साहब, ये किसी के समान नहीं है, तेज है। तो ये असम में है। और ये कौन सी है? खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का GI टैग गोवा को दिया गया है। खोला मिर्च, मोइरा कोला, हरमल मिर्च, ये गोवा को दिया गया है। अब देख लेते हैं रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। केमीनियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमीनियम। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? दांत से संबंधित। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची, राजस्व यानी भूमि सुधार संबंधी कानून इसमें डाल दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रस्तावना में
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। दी एंड, पहले एपिसोड का।